आज के विवाद विरोध में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उससे सारा देश आज विचलित है। विशेषकर सभी न्याय प्रेमी आज अचंभित है उस खबर पर जिसमें यह कहा गया है कि देश के विभिन्न भागों में लगभग 3,500 से ऊपर जजों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। केंद्र सरकार के एजेंसियों के पास खबरें पहुंची हैं। केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य संबंधित उच्च न्यायालयों को उन आरोपों को अग्रसारित कर दिया है उनकी जांच के लिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए। ये खबर देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की कोई साधारण खबर नहीं है। यह न्यायपालिका से जुड़ी खबर है, जजों से जुड़ी खबर है, उस न्यायपालिका से जो हमारे लोकतंत्र के 3 प्रमुख पायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका जिसे न्याय मंदिर कहा जाता है, जहां लोग अपनी शिकायतें लेकर विवाद की स्थिति में न्याय के लिए जाते हैं, वहां बैठे न्यायाधीशों को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। न्याय मंदिर को ईश्वर का मंदिर कहा जाता है। अगर वहां बैठे न्यायाधीशों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं तो विचलित होना स्वाभाविक है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? यह एक हमारी व्यवस्था में ऐसी कई खामियां हैं जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है। न्यायपालिका के कटघरे में खड़ा होना साधारण बात नहीं है। हालांकि यह आजादी के बाद से यह सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन कोई भी ऐसा कदम, सख्त कदम, बल्कि निर्णायक कदम नहीं उठाया गया कि इस पर अंकुश लगाया जा सके। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक जो आरोप लगते हैं, ये जो चर्चा होती है कि न्यायाधीशों को सत्ता पक्ष द्वारा अनुग्रहित करने की जो परंपरा चली है वह एक बड़ा कारण है। हाल के दिनों में देखा गया है कि अवकाश प्राप्त करने के बाद न्यायाधीशों को संसद में भेजा गया या अन्य कोई महत्वपूर्ण पद दिए गए। यह एक प्रलोभन का तरीका होता है और इसका उपयोग, दुरुपयोग सत्ता पक्ष अपने हित में हमेशा करता है। मुझे याद है एक बिहार की बहुत ही कुख्यात एक भ्रष्टाचार के कट आरोप लगे थे वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के ऊपर। पटना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से मशहूर घोटाला था, जिसमें आपको आश्चर्य होगा पटना का गांधी मैदान और पटना के रेलवे स्टेशन जंक्शन की जमीनों को गिरवी रख करके उस बैंक के द्वारा कर्ज उठाए गए थे। चर्चित होता उसमें जो स्वयं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र आरोपी बने थे। निचली अदालत के बाद उनको पटना उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली थी। तब वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे थे। वहां उनका मामला मुझे याद है, अगर ठीक से याद है तो 2 जजों की अदालत कोर्ट में वो मामला गया था। एक थे जज जस्टिस बहरुल इस्लाम, दूसरे जस्टिस रंगनाथ मिश्र। वहां मामला आया और वहां से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को राहत मिल गई। बाद में कुछ ही सप्ताह के बाद जस्टिस बहरुल इस्लाम ने इस्तीफा दिया और उन्हें सत्ता पक्ष के द्वारा अनुग्रहित किया गया। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। इससे संदेह होता है कि न्यायपालिका के कुर्सी में बैठे हमारे ईश्वर रूपी न्यायाधीश अगर इस तरह से प्रलोभन में आकर के अगर फैसले देने लगे तो फिर न्याय कहाँ होगा? कहा जाता है कि न्याय न केवल हो बल्कि होता हुआ दिखे भी। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ ही यह भी शर्त है न्यायाधीश न केवल ईमानदार, निष्पक्ष, तटस्थ हो बल्कि वे ईमानदार, निष्पक्ष, तटस्थ दिखे भी। यह आवश्यक है। इसके लिए अब ऐसा समय है जबकि यह मामला आ गया है। कल्पना कीजिए देश के विभिन्न भागों में 3,500 जजों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। हो सकता है कि कालांतर में वह कोई आरोप सिद्ध नहीं हो, जो हमारी व्यवस्था है उस पर शक होती है, लेकिन जब चूंकि ये आरोप सामने आ गए हैं तो इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। चर्चा ही न हो
बल्कि इसके समाधान कारक उपाय ढूंढे जाए। संविधान में ऐसी व्यवस्था हो ताकि ऐसी स्थिति ही पैदा न हो कि किसी न्यायाधीश के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उनके फैसलों के ऊपर उंगलियां उठे। इसके लिए जो तत्काल जो बात समझ में आते हुए है कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों को कोई भी इस तरह के पद, चाहे वो संसद हो और चाहे कोई अन्य संस्थाएं हो सरकारी, उन्हें कोई ऐसा पद न दिया जाए। अगर इस पर प्रतिबंध लगता है, इस पर रोक लगती है, तो संभवतः उस प्रलोभन से, उस लालच से वो निकल जाएंगे ताकि उनके फैसलों पर कोई ऐसा असर न दिखे। मित्रों, कहा जाता है कि जिस दिन न्यायपालिका खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यह एक अत्यंत ही दुखद स्थिति है जब आज न्यायपालिका के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। जिस दिन देश में न्याय खत्म होगा तो फिर शेष क्या रह जाएगा। हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है उसमें प्रमुख स्थान न्यायपालिका को प्राप्त है। लोग कहाँ जाते हैं किसी विवाद की स्थिति में? लोग कहते हैं चलो अदालत फैसला करेगा। अदालत को भगवान मानकर उनके पास फरियादी जाते हैं, अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं इस आशा में कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन अगर न्यायाधीश पूर्वाग्रहग्रसित हो या किसी दबाव में या किसी प्रलोभन में हो तो फैसला ईमानदारी से वो दे नहीं सकते। तो ऐसी व्यवस्था अब हमारे संविधान में आवश्यक है ताकि जजों को बाद में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किसी पद का लालच शेष न रह जाए। इसके लिए व्यापक स्तर पर, बल्कि हर पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बैठे। चूंकि ध्यान रहे, न्यायपालिका की शरण में उन सभी को जाना पड़ता है कभी न कभी। इसमें दोनों मिलजुल करके बैठे और ऐसी व्यवस्था करें ताकि न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने की कोई भी परिस्थिति बने ही नहीं। और जब निजी स्तर पर ऐसी कोई शिकायतें अगर आती हैं तो उसकी जांच अलग से हो और उस पर कड़ाई से कार्रवाई की जाए। संदेश ऐसा जाए अन्य अपराधियों की तरह जज भी ये सोचे कि हम भी समाज से अलग नहीं, महफूज नहीं है, हम पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हम भी कटघरे में खड़े हो सकते हैं। यह अत्यंत ही आवश्यक है। अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो न्यायपालिका को सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसे निष्पक्ष तटस्थ रखना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है, आरोप हाल के दिनों में यह भी लगे कि अनेक संवैधानिक संस्थाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश सत्ता पक्ष द्वारा की जाती रही है। उसमें अब तक मैं समझता हूं कि करीब करीब 90% तो न्यायपालिका बचा हुआ है। लेकिन जो 10% पे जो शक के दायरे में आते हैं, आखिर क्यों आते हैं? न्यायपालिका, संपूर्ण न्यायपालिका, 100% न्यायपालिका से जुड़े जज, उससे जुड़े अन्य लोग, उन्हें निष्पक्ष और ईमानदार रहना ही होगा, निष्पक्ष और ईमानदार दिखना भी होगा, ताकि न्यायपालिका के लेकर के वह जो अवधारणा है कि न्याय न केवल हो बल्कि होता हुआ दिखे भी, वह व्यवहार के स्तर पर सही साबित हो। नमस्कार।